Hello everyone, welcome in my YouTube channel Aroda Classes. Those who are new, please like and subscribe my channel to get latest video. In my previous video, we already discussed first part of Indian economy on the eve of independence. Now we will discuss second topic, agricultural sector under the British colonial rules. It means कि when India is independent, what is the condition and situations of agricultural sector. अगर हम रफली आइडिया लगाएं तो मोर देन 50% जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन था वो हमारा प्राइमरी सेक्टर से आ रहा था, और मोर देन 72% पॉपुलेशन क्या है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड थी. बट फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करने में भी लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था. लोग सेटिस्फाइड नहीं थे रूल से, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया था जिस वजह से जो लैंडलेस वर्कर है उसकी लाइफ क्या थी, मिजरेबल थी. वहाँ पर जो गवर्नमेंट ने सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ था वो एक जिम्मेदार सिस्टम था. जिम्मेदार क्या एक एजेंट की तरह काम करता था गवर्नमेंट के लिए. अब गवर्नमेंट का रोल ख़त्म हुआ, सिर्फ उनको रेवेन्यू मिलना था जिम्मेदारों के थ्रू. जिम्मेदार क्या करते थे, क्लेवर पर्सन थे. वो टेंट से लैंड वर्कर से ज़्यादा लगान चार्ज करते थे और गवर्नमेंट को कम पे करते थे, और ज़्यादातर मनी वो अपने ऐश और आराम के लिए खर्च कर देते थे. जिस कारण से क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर का हमारा इतना बढ़िया नहीं था. उनकी जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो 50% तो था, बट ग्रोथ लेस देन 5% थी. 0.2% ग्रोथ रेट थी. फिर उसके बाद क्या 0.5% हो गई. मीन्स कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिली. अब उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. किन किन वजह से क्या है हमारी इकोनॉमी क्या है डूबी हुई थी. तो यहाँ पर क्या कहता है, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न. यानी कि सबसे मेन रीज़न क्या था कि एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा थी, लेकिन उसके ऊपर जो प्रोडक्शन का लेवल था वो एवरेज था, या फिर एवरेज से भी कम था. यानी कि पर एकड़ लैंड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम थी कंपेयर टू डेवलपमेंट एंड डेवलप कंट्री. अब उसके पीछे रीज़न क्या थे. सबसे पहला रीज़न था जमींदारी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट. इसका मतलब क्या हुआ कि जो लो प्रोडक्टिविटी थी उसका मेन रीज़न क्या था, जमींदार सिस्टम था. जमींदार कौन थे, वो गांव के मुखिया थे. ये जमींदार वो जो वर्क का है जो सेक्शन है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एज ए एजेंट रोल प्ले करते थे. तो ज़्यादा लगान पुट करते थे इसके ऊपर जो एक्चुअल कल्टीवेट कर रहे थे किसान, और उसका कुछ अमाउंट वो गवर्नमेंट को पे कर देते थे, बाकी वो अपने पास रखते थे. इतना ज़्यादा पोर्शन वो किसानों से ले लेते थे, लेकिन फिर भी कुछ परसेंट भी वो लैंड इम्प्रूवमेंट के लिए खर्च नहीं करते थे, जिस कारण से लैंडलेस वर्कर की जो एक्चुअल कल्टीवेटर थे उनकी लाइफ मिजरेबल थी. जमींदार डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर. द मेन इंटरेस्ट वाज टू कलेक्ट लगान. दे चार्ज हाई रेट ऑफ लगान. इसका मतलब क्या हुआ कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि लैंड इम्प्रूवमेंट करनी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना है. वो उनका एक ही इंटरेस्ट था कि ज़्यादा से ज़्यादा लगान वो इकट्ठा कर सकें और उस लगान का वो मिसयूज़ कर सकें. कई जगह पर लगान का रेट मोर देन 90% भी था. मीन्स सिर्फ 7 और 8% या 10% तक किसानों को क्रॉप का हिस्सा मिलता था. उसी से उसने क्या लैंड का एक क्रॉपिंग भी करनी है, अपनी आवश्यकताएँ भी पूरी करनी है और इम्प्रूवमेंट भी करनी है. जिस वजह से क्या है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी वो एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल मिजरेबल थी. दूसरा इसका कारण था यूज़ ऑफ ओल्ड एंड आउटडेटेड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन.
ये भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें मॉडर्न टेक्निक्स ही नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ज़मींदार अगर 80 to 90% लगान के फॉर्म में ले जाएगा तो पीछे जो सरप्लस मनी जो बची है थोड़ी सी, जो कि कल्टीवेटर के पास है, टेंट्स के पास है, जमींदार किसानों के पास है, तो वो उसको अपने टेक्निक्स को कैसे यूज़ कर पाएंगे? टेक्निक्स कॉस्टली हैं, जिस कारण से आउटडेटेड टेक्निक्स होने के कारण फार्मर्स की क्वांटिटी और प्रोडक्शन क्या थी? लेस थी। फार्मर यूज टू अडॉप्ट ओल्ड टेक्निक्स, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी थी, लेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र था, एंड उसके ऊपर क्या मॉडर्न मशीनें नहीं थी, जिस वजह से किसान क्या है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में असमर्थ था। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था जमींदारी सिस्टम, तो जिस कारण से क्या हमारी प्रोडक्शन लेवल कम था। डिपेंड ऑन मानसून, अब दूसरा नेदर रीज़न क्या है? डिपेंड ऑन मानसून। मानसून का मतलब क्या हुआ? बारिश हो गई। आज भी अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो मानसून पर डिपेंड है। पहले तो की तो बात ही छोड़ो, आज तो मॉडर्न टेक्निक्स है, फिर भी अगर मानसून अच्छा नहीं है तो इंडियन फार्मर सफ़र लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड बिफोर द इंडिपेंडेंस टोटली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपेंड ऑन दी मानसून। अगर मानसून अच्छा होगा तो फसलों को पानी मिल जाएगा और ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी। अगर मानसून लेट आया हुआ है या सूखा पड़ गया है तो फसलें खराब हो जाती थी, बट उसका लगान उसे पे करना पड़ता था। एग्रीकल्चर सेक्टर टोटली डिपेंड ऑन मानसून। इट्स मीन गुड मानसून गुड प्रोडक्शन, बैड मानसून मीन लो प्रोडक्शन, यानी कि वल्नरेबिलिटी थी, मानसून पर डिपेंड था टोटली, जिस कारण से प्रोडक्टिविटी क्या हमारी कम थी। नेक्स्ट है इसके अंदर फोर्स कमर्शियलाइजेशन। फोर्स कमर्शियलाइजेशन का मीन्स क्या हुआ कि एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल कैश क्रॉप्स को इम्पोर्टेंस दी गई, जिस कारण से क्या फूड ग्रेन की प्रोडक्शन कम हो गई। फूड ग्रेन की नीड्स को किसानों को पूरा करने के लिए मार्केट की तरफ देखना पड़ा। मार्केट में से उसे बाय करने के लिए परचेजिंग पावर नहीं थी, जिस कारण से उनकी लाइफ क्या है मिजरेबल हो गई, और जमींदार और टेंट के बीच में जो रिलेशन थे वो बिगड़ना शुरू हो गए। उनकी लाइफ डेप्ट में फंसना लगी शुरू हो गई और इनके जाल में फंसते गए और हालात क्या और भी ख़राब होते गए। इट मीन्स एग्रीकल्चर शिफ्ट फ्रॉम फूड क्रॉप टू कैश क्रॉप। ड्यू टू फॉरेन फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिजरेबल लाइफ ऑफ फार्म, यानी कि पहले वो प्रोडक्शन करते थे फूड ग्रेन का, उसका कुछ पार्ट अपने घर पे रख लेते थे, उसी से ही अपनी फैमिली और खुद की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। अब उसका स्थान कैश क्रॉप ने ले लिया है, तो ऑटोमेटिकली क्या है उनको फूड की प्रॉब्लम आएगी। तो बहुत सारे किसान सुसाइड करना शुरू करके उनकी फैमिली की आवश्यकताएँ पूरा होना बंद हो गई, जिस कारण से एग्रीकल्चर का लेवल है धीरे धीरे और भी कम हो गया। लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट वो तो सीधा क्लियर ही है, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स का एक ही काम था कि वो ज़्यादा लगान इकट्ठा करे, अपनी लाइफ का एंजॉय करे और अंग्रेज़ों के साथ चिपका रहे। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो टेंट्स की हेल्प करें, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें, एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूवमेंट करें, इन चीज़ों में उसका कोई रिलेशन नहीं था। इस कारण से लैंडलॉर्ड और टेंट के बीच में रिलेशंस क्या है अच्छे नहीं थे, और टेंट्स लाइफ इज़ मिजरेबल एंड लैंडलॉर्ड्स लाइफ इज़ लग्जरी, जिस कारण से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेंट भी था, अंडरडेवलप भी था और पिछड़ा हुआ भी था। सफिशिएंट फार्मिंग अनदर रीज़न क्या है कि इंडिया क्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट से आने से सेल्फ रिलायंस था, उनको मार्केट के बारे में कम ही नॉलेज होती थी। वो अपनी आवश्यकताएँ अपने ही गाँव से और अपने ही खेत से पूरी कर लेते थे। मीन्स वो जो फार्मिंग करते थे वो अपनी और अपनी फैमिली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते थे, या थोड़ा सा ज़्यादा जो से दूसरी वस्तुएं आपस में एक्सचेंज करनी है दूसरों से तो करते। तो सस्टेन फार्मिंग होने के कारण क्या है, दे प्रोड्यूस फॉर ऑन एंड ऑन देयर फैमिली, नॉट फॉर मार्केट, जिस कारण से उन इंटरेस्ट है जो मार्केट से प्रॉफिट कमाने का वो किसानों को पता ही नहीं था, ना ही वो उसकी तरफ जाना चाहते थे। वो सिर्फ सिंपली लाइफ को सर्वाइव करना चाहते थे। इस कारण से सब्सिडेंट फार्मिंग इज अनदर मेन कॉज ऑफ बैकवर्ड ऑफ आवर एग्रीकल्चर सेक्टर। इट मीन्स फार्मर प्रोड्यूस गुड्स ओनली फॉर सेल सेल्फ और देयर फैमिली रिक्वायरमेंट।
इन अनदर रीज़न ऑफ लो प्रोडक्शन। ये और भी रीजन्स हो सकते हैं, आप उनको भी पुट कर सकते हो। ये बेसिक रीजन्स है जिस वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सफरिंग था। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग दी कॉलोनियल रूल। पहले हमने क्या करा, एग्रीकल्चर सेक्टर। अब हमारा जो ये सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये भी क्या है, एक पिछड़ा हुआ सेक्टर था। क्यों पिछड़ा हुआ था, इसके से रीज़न भी कौन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी इंडिया को अपनी कंट्री माना ही नहीं। वो हमेशा हमारे सोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने का काम करते थे। अपनी कंट्री की एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उन्हें हमारी इंडस्ट्रीज़ को फेल कर दिया। ऐसी ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट की गई जिसके दोनों ही फायदे अंग्रेज़ों के हाथ में थे और दोनों ही लॉस इंडियन के हाथ में थे। लेट अस डिस्कस, ड्यू टू exploitative policies of British rule, our sector is very slow. Means due to exploitative policy of British rule, Indian industrial sector was very poor. There are various points showing the condition of Indian industrial sector, जिसके अंदर पहला होता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक होता है री और इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, वे लॉट ऑफ फार्म्स आर ओपन इन ए पर्टिकुलर प्लेस एंड मोर प्रोडक्शन एंड मोर पॉलिसीज ऑफ प्रोडक्शन आर अडॉप्ट टू शाइन द इकोनॉमी। और डी इंडस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, ऐसी पॉलिसी बना देना जहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय कम हो जाए, कम होने के बाद वो सेक्टर वहाँ से बंद होना शुरू हो जाए और वो किसी और सेक्टर को अडॉप्ट कर लें। It means destroying the industrial activities in a country or region like in India adopted by British। ठीक है ना, तो ब्रिटिश ने ऐसी ये पॉलिसियाँ बनाई जिस कारण से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर फेल हो गया, जिसे क्या बोलते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। कन्वर्ट इंडिया इनटू एक्सपोर्टर ऑफ इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंग्लैंड। यानी कि कौन कौन से कारण बनाए कि जो इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पहले गुड टाइप का एक्सपोर्टर था, फर्निशिंग गुड्स का एक्सपोर्टर था, वहाँ के व्यापारी और अदर कंट्री के व्यापारी सिर्फ इंडिया से ट्रेडिंग करने के लिए आते थे, क्योंकि इंडिया का प्रोडक्ट जो है वो बढ़िया होता है और प्रीशियस स्टोन्स है उसकी वर्ल्ड वाइड डिमांड है, कॉटन मलमल की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। अब यहाँ पर उसने कौन सी पॉलिसी बनाई, जो बढ़िया एक्सपोर्टर था उसको क्या बना दिया, इंपोर्टर बना दिया। यानी एक्सपोर्टर किसका बना दिया, रॉ मटेरियल का, और इंपोर्टर बना दिया फिनिशिंग गुड का। तो कन्वर्ट इंडिया इनटू एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंग्लैंड एंड कन्वर्ट इंडिया इनटू ए मार्केट फॉर फिनिशिंग प्रोडक्ट इंपोर्ट फ्रॉम द इंग्लैंड। यानी कि जो इंग्लैंड प्रोड्यूस करता था उस इंग्लैंड के प्रोडक्ट को इंडिया के अंदर सेल करने के लिए मंडी का रूप बना दिया, जिस कारण से दोनों ही बेनिफिट अंग्रेजों के हाथ में और दोनों ही लॉस क्या है, इंडिया के हाथ में हुए। फिर क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सम मॉडर्न इंडस्ट्री। सिर्फ कुछ ही इंडस्ट्रीज अंग्रेजों ने दिखाने के लिए ओपन करी इंडिया के अंदर कि हम इंडिया के फेवर में हैं, इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे लाइक इंग्लैंड, बट ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ टिस्को जो टाटा की कंपनी है, जिसे टाटा जमशेदपुर जी ने ओपन किया था 1907 के अंदर, उसको छोड़ के और छोटी मोटी कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को छोड़ के कोई भी बड़ी इंडस्ट्री इंडिया के अंदर अंग्रेज़ों द्वारा नहीं लगाई गई, ताकि वो फिनिशिंग प्रोडक्ट को बाका बायर बन सके और रॉ मटेरियल का वो एक्सपोर्टर बन सके। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century, modern industries began to establish in India, but in progress remained very low। कहने को तो उसने बहुत कुछ किया, लेकिन उनकी स्पीड इतनी स्लो थी कि इंडियन इंडस्ट्री सेक्टर डे बाय डे फेल होता गया। ओनली वन हैवी इंडस्ट्री इज टिस्को वाज सेट अप इन 1907। अदर फ्यू इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ शुगर, सीमेंट, पेपर आर सेट अप बट नॉट रनिंग प्रॉपर वे, जिस कारण से हमारा एक सेक्टर, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो स्टेगनेट की तरफ धीरे धीरे जा रहा था। इंडस्ट्रियल सेक्टर पॉइंट नंबर 3, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, लैक ऑफ
कैपिटल गुड्स। इंडिया के अंदर क्या है, मशीनरी का, मॉडर्न टेक्निक्स का, टूल्स का प्रयोग लेस किया जाता था, मैनुअल लेबर को एक्सप्लॉइट किया जाता था, जिस वजह से भी इंडस्ट्री सेक्टर तेजी से ग्रो नहीं कर रहा था। जीडीपी ग्रोथ हमारी लो थी, पर कैपिटा इनकम भी लो थी। इट मीन इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स, देयर आर हार्डली एनी कैपिटल इंडस्ट्री to help promote further industrialization in the country. So contribution in GDP was very low. लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, दूसरा सबसे बड़ा क्या रोल है कि लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री सेटअप नहीं की गई। गवर्नमेंट का रोल सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही रहा और इंडियन सोर्सेज को लूटना ही रहा। जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर कंपनीज थी उसमें इंडियन कंपनी अलाउड नहीं थी, जो उनको ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता था, और इंग्लैंड के ही ट्रेडर्स को बेनिफिट देने के लिए, उनका एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया के अंदर लाइसेंस प्रोवाइड करवाया जाता था। यानी दोनों तरफ से लूट का काम किया गया। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अनदर ड्रॉबैक, मॉडर्न इंडस्ट्री सेक्टर वाज वेरी लिमिटेड एरिया ऑपरेशन अंडर द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वाज ओनली टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग रेलवे, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड पावर जनरेशन। ये किस लिए, ताकि वो एक्सपोर्ट कर सकें रॉ मटेरियल का इनकी कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा। इस कारण से हमारा जो सेक्टर है वो बैकवर्ड था। लो कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, वो पहले ही हो गया। अगर कंट्रीब्यूशन कम है तो आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी वाज ओनली 11.8% इन 1950-51 एंड सेक्टर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ओनली 10.7%, यानी कि सिर्फ 10.7%। इसका मतलब इतना इंडस्ट्रियल सेक्टर का बैकग्राउंड होने के कारण, इतने सोर्स होने के बावजूद भी जो इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहा था, वो जीडीपी ग्रोथ में मोर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था। और एक चीज़ इसको ऊपर थोप दी गई, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। जो इंग्लैंड से फिनिशिंग वस्तु आती थी वो वेस्टर्न स्टाइल की थी, तो भारत के लोगों को इस तरह से पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया कि वो सोचने और समझने में इंग्लैंड जैसे हों, ठीक है जी, ताकि वो मॉडर्न वेस्टर्न स्टाइल को अडॉप्ट कर सकें और अपनी संस्कृति को भूल जाएं। जिसका लॉस क्या हुआ कि वेस्टर्न स्टाइल अडॉप्ट करने से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते थे इंडिया के अंदर, उनकी डिमांड तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई और हमारे इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड डे बाय डे कम होना शुरू हुई, जिस कारण से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर डे बाय डे श्रिंक होता गया। एक टाइम ऐसा आया कि वो उद्योग धीरे धीरे बंद ही हो गए। वहाँ के लोग क्या हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, और अनएम्प्लॉयड लोग दोबारा कहाँ चले गए, एग्री सेक्टर में चले गए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर भी प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। तो दोनों ही सेक्टर धीरे धीरे बैकवर्ड स्टैग्नेशन की तरफ जाना शुरू हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अडॉप्ट पॉलिसीज टू हार्म इंडियन इकोनॉमी, नॉट टू शाइन इंडियन इकोनॉमी। मैं ये नहीं कहता कि सारे गलत काम ही किए हैं, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट भी हैं इन ब्रिटिश गवर्नमेंट के, जिसने भारत के लोगों के अंतरात्मा को जगाना भी शुरू कर दिया, लोगों को समझ आना शुरू हो गया। वो भी एक रीज़न है ब्रिटिश गवर्नमेंट। जब आप किसी को ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, उसके बाद उसको समझ आना शुरू हो जाएगा कि ये लोग हमारा कैसे यूज़ करना चाहते हैं। तो वही चीज़ हुई जिस कारण से इंडिया क्या है, इंडिपेंडेंट भी हुआ। Thank you. Have a nice day. If you have any problem, you can discuss to me. Thank you.